एक बात क्राइसिस बढ़ रहे हैं, कम थोड़ी हो रहे हैं। वो शेख साहब ने कहा कौन सी चीज का क्राइसिस नहीं है। एक बात पे मैं जरूर कहूंगा कि जितने तारीखी अहम फैसले इस मौजूदा सेटअप ने किए हैं, ये साबित करता है कि इस मुल्क में लीडरशिप मौजूद है और लीडरशिप फैसले करने की पोजीशन में है और लीडरशिप ने इतने फैसले किए हैं। इसमें आप अमेंडमेंट्स के हवाले से बात कर लें, आप एनएफसी के हवाले से बात कर लें, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात कर लें, ये इस कई और मैं गिन सकता हूं। ये एक ऐसे फैसले हैं जो बगैर लीडरशिप के नहीं हो सकते और लीडरशिप का फुकदान कहना मेरा ख्याल में इन फैसलों की रोशनी में अगर कहें देखें तो गोंदल साहब एनएफसी देखें एनएफसी का आप बहुत बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं। 100 रुपया जब आप बांटने जाएंगे 25-25 आप देखें क्या होने जा रहा है। सर अगर ये नहीं अगर 100 रुपया ही आपकी किटी में है। शेख साहब माजरत के साथ अगर ये फैसले इतने आसान होते तो पहले जरूर देखें हम देखें आपने जिस अंदाज देखें ऑफकोर्स एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का एक सोचने का अंदाज, उसके मसले के हल करने की एक अपनी स्ट्रेटजी होती है और उसको बेहतर तरीका आता है। लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड क्या चीज है? रिजल्ट ओरिएंटेड ये है कि मुल्क स्टैंड स्टिल पड़ा हुआ है। कोई चीज अभी देखें ना, कल आपने फ्लोर मिलों से हल तय किया है। जब मैं ये कहता हूं आप मेरे कहते हैं कि नहीं, आपने पहले दिन आके 450 रुपए का आटा 980 रुपया कर दिया। किसी ने गोंदल साहब को आपको नहीं कहा कि यार ये हम डबल गंदम हो जाएगी। आप ये 450 का आटा जब आपने 980 रुपए का किया, तनख्वाह आपने चले अच्छी बात की, मैं हर जगह अप्रिशिएट करता हूं कि आपने 50% बढ़ाई। गो कि आपने दवाई उसकी 15% बेसिक पे कर दी। देखें ना, ये भी तो एक ठूंगे मारे जाते हैं कि एक आदमी की तनख्वाह 7,000 रुपए है, उसकी बेसिक सिर्फ 1,000 रुपए है, उसकी 15% आप मेडिसिन करेंगे तो उसके बच्चे खानदान को मिला के सारी उसको 400 रुपए की या 150 रुपए की, जी सॉरी 15% 150 रुपया होता है, 150 रुपए की कुल उसको मेडिसिन मिलेगी। जो आपने 7.6 और अभी ये लोड शेडिंग है, कोई बजट ये सोचे कि 7.6 के इंक्रीज के बाद, लोड शेडिंग के बाद, जब ये लोड आईपीपी के पास पैसे नहीं है, बिजली की कोई मसला नहीं है, अगर जिस दिन आपने आईपीपी को पैसे दे दिए, तो एक क्राइसिस सारे इस वजह से है कि मैनेजमेंट नहीं है। यस नहीं सर, और मैनेजमेंट इसलिए नहीं है, बात मैं कहना चाहता हूं गोंदल साहब, जो लीडर ऊपर बैठे हैं वो इस बात का इदराक नहीं कर पा रहे कि मसाइल का हल क्या हो सकता है हमारे पास। शेख साहब, जब भी हम दोनों भाई इकट्ठे होते हैं, इत्तेफाक की बात है कि ये गंदम की प्राइस की बात जरूर करते हैं, लेकिन शेख साहब आप ये बात भूल जाते हैं कि ये इस गंदम की प्राइस ठीक करने से पहले $2 बिलियन की आप गंदम इंपोर्ट कर रहे थे। और मेरे भाई मेरी सुन लें, और उसका रेट आप क्या दे रहे थे? 1400 से 1500 रुपए फी मन। और वो पैसा जो आप गैर मुल्की फार्मर को सब्सिडाइज कर रहे हैं, अगर आपने अपने फार्मर को पाकिस्तानी रेट रख दें, अमेरिकन के बराबर पाकिस्तानी गंदम का रेट रख दें। सर ये दुनिया के रेट में इन्फ्लक्चुएशन होती रहती है। आप पाकिस्तान की बिजली, उस वक्त पाकिस्तान की गंदम अमेरिका के रेट के बराबर कर दें। जो बिजली एक हाउस को अमेरिकन घर में मिल रही है और जो गंदम 750-700 रुपए मिल रही है, वो यहाँ भी गरीब आदमी को दे। मेरी बात अगर पूरी सुन लेते तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन मैंने कई दफा ये चैलेंज किया है कि पिछले से मुराद है जब हमने गंदम इंपोर्ट की, उस वक्त से आज तक हर आइटम की कीमत में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है। लेकिन सर मैं गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं हुआ। मेरी बात पूरी सुने, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि पिछले साल से इस साल आटे की कीमत कम हुई है और इस मेरे चैलेंज को अगर गरीब आदमी के लिए, छोटे फार्मर की कम हुई है कि छोटे फार्मर अगर आटे की कीमत कम हुई है तो फायदा किसको हुआ है? गरीब आदमी को हुआ है। गरीब आदमी को फायदा कितना हुआ? लेकिन मैं परवेज रशीद साहब और आपके पास दोबारा, क्या फिर जो क्राइसिस हल करने की पोजीशन में हम नहीं है? ये एक जैसा शेख साहब ने कहा 6 दिन का ये क्राइसिस हमने हल किए हैं जी। सर मैं आपके पास वापस आता हूं, आपने जो हल किए हैं और जो क्राइसिस खड़े हैं सारे जो हल नहीं हो पा रहे, क्या वजह है कि ये हल नहीं हो पा रहे? हम इन चीजों में लगे हैं कि किसी तरह मीडिया हमारे साथ सुकून में, हमारे साथ अच्छा रहे, ये खराबी ना हो, वो खराबी ना हो, लेकिन मसाइल और क्राइसिस, क्या बाकी लीडरशिप का क्राइसिस मुल्क में मौजूद है? आप जी वेलकम बैक नाज़रीन। एक नुक्ता था शुरू में प्रोग्राम के पार्टियों में जमहूरियत का, लेकिन अब ये देखते हैं कि क्या लीडरशिप ऐसी मौजूद है जो मसाइल और क्राइसिस को हल कर सके। क्यों परवेज रशीद साहब, आपको लगता है कि आपके पंजाब में या मरकज में ये लीडरशिप इस काबिल है कि मसाइल हल किए जा सके, या ये मसाइल और क्राइसिस पे काबू पा सके? इस तरह के काशिफ, ये जिन मसाइल में पाकिस्तान घिर गया है, ये किसी फर्द के बस की बात नहीं है।
ये किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है। फरिश्ते मंगाइए ये सर। पाकिस्तान की, ये इसके लिए आपको इज्तिमाई कोशिश करनी होगी, और इज्तिमाई कोशिश का सबसे बेहतरीन इजहार जो है वो असम्बलियों के जरिए, अदारों के जरिए अपने मामलात को चलाने में। और अगर कोई कहे कि कोई एक पार्टी या एक ग्रोह या कोई एक फर्द जो है वो मिरेकल बन के आएगा और वो मौजज़ा बताएगा या वो मसीहा बन के मामलात को ठीक करेगा, तो ये मुमकिन नहीं सर है। तो असेंबली ने अभी यही बहस हो रही थी 1947 कि असेंबली ने शायद मीडिया के बारे में अपना माइंड दिया, तो आप उसके ऊपर भी एक शख्स ने कह दिया कि नहीं साहब ये ठीक नहीं है, निकालो बंदों को पार्टी से बाहर। यही तो नुकता था सर। नहीं, अब काशिफ साहब ये आपकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। एक शख्स की बात नहीं है। जो कुछ एक शख्स ने कहा दरअसल वही असूल है जो पूरी सोसाइटी जिसको तस्लीम करती है कि अगर फर्ज करें कहीं पे रेजोल्यूशन हो जाए खुदा न खास्ता कि अदलिया को आजादी नहीं मिलनी चाहिए, तो क्या आप कहेंगे कि आप इस बात को मान लिया जाए? और कल को कोई रेजोल्यूशन पास कर देता है, जैसे हमारे मुल्क में होता भी रहा कि 17वीं तरमीम के हक में रेजोल्यूशन चूंकि हुआ था, तो आप उस 17वीं तरमीम को तस्लीम कर लें। ऐसे नहीं है। देखिए, जो बात कही गई वो बात वो है जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है और सारी दुनिया के मुसलमान असूलों के मुताबिक है कि आजाद सहाफत पर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती और उन पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। यही बात हमने अपनी दूसरी करारदाद में कही है। और ये बात एस्टैब्लिश होगी, खाली तरीकाकार पे थोड़ा सा इख्तिलाफ है, लेकिन असूलों पर हम वोट लेकर आए हैं, अपने लोगों से वोट हमने इन्हीं असूलों पर लिया है। ये ठीक है। लेकिन जी अब मीडिया इतना ये जिन बाहर निकल आया, लीडरशिप लीडरशिप तो मैं समझता हूं एक बात तो अगर ये सब लोग, मैं इत्तेफाक करता हूं कि क्राइसिस बड़ा सीवियर है, आने वाले दिनों में और खौफनाक होना है। सब लोगों को सर जोड़ के बैठना है, इंटरनली एक्सटर्नली। हम इस काबिल हैं कि ये कर सके? नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह भला करेगा। सर मैं समझता हूं कि जो परवेज रशीद साहब ने बात की है मैं उससे इत्तेफाक भी करता हूं, लेकिन जो आपने बात की इस काबिल हैं, हमने साबित किया है तमाम इश्यूज पे पूरी पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज ने, असेंबलीज ने मुत्तफिका तौर पर फैसले किए हैं। इख्तलाफात होने के बावजूद हमने नेशनल इश्यूज पे तमाम पार्टियों ने, मैं ये समझता हूँ कि ये एक वक्त की जरूरत है और इसके बगैर अब ये क्राइसिस जितने बड़े हैं जैसे वो उन्होंने निशानदेही की है, और आपने देखा होगा कि हमने इत्तेफाक राय से बहुत बड़े क्राइसिस को कंट्रोल भी किया है, लेकिन जो बाकी हैं उनको भी आप इसी अंदाज में जा रहे हैं ना जी। सर देखो, बिजली का मसला है इस मुल्क में, गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी। ये सारे इश्यूज जो हैं ये एक दिन के नहीं है, और ना जो एक दिन का इश्यू एक दिन में पैदा होता है वो एक दिन में तो खत्म हो सकता है। जो साल के इश्यूज हैं वो सालों में ही खत्म हो गए, और लेट द टाइम कम, हम इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे, साबित करेंगे कि हम इसको। शेख साहब से आखिरी सवाल। शेख साहब आपकी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल पर हमारा फजल साहब हैं, फजल हुसैन साहब हैं। पार्टी की स्ट्रक्चर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वैसे वो पार्टी इंटरनेट पे देखें ना जरा। अच्छा, AML gmail.com आज मारे 2 क्लिक हर वक्त आप लगे रहते हैं, कभी हमारी पार्टी आपकी पार्टी को भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, बात थी हैंडलिंग कैसे हो, क्या पार्टियों में जमहूरी रवैया, जमहूरी तर्ज अमल है नहीं है, गुफ्तगू आपने सुनी। काशिफ अब्बासी सर पार्टी का इलेक्शन कब करा रहे हैं? हमें तो वही 1 साल है, आपने कब कराना है? आपने तो खुद करारदाद पेश की, यानी 18वीं तरमीम कर दी है कि जो आगे ऊपर कब्जा ग्रुप बैठ जाए वो कब्जा कर ले। खैर ये पार्टियों का हमारा रवैया इसके बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। फिर भी काशिफ अब्बासी को इस्लामाबाद से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।